भारत को आंखें दिखाने वाले नेपाल के नेताओं के उतरे कपड़े, सदन के बीचों बीच उतरी इज्जत। बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप पकड़ाया है दोस्तों। पक्ष और क्या विपक्ष, क्या पूर्व प्रधानमंत्री, क्या पूर्व प्रधानमंत्री के डिप्टी प्रधानमंत्री, क्या आज के सेक्रेटरी, क्या बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी के प्रमुख और लीडर्स सब सपड़ाए हैं इस बहुत बड़े रिफ्यूजी इस कैंप में। जानते हैं नेपाल में क्या स्थिति है। नेपाल में पूरी तरीके से पॉलिटिकल इमरजेंसी चल रही है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी जा सकती है। जो लगातार भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, जो लगातार चीन की सहायता करते हैं, भारत के खिलाफ इनका पक्ष लेते हैं। भारत के खिलाफ क्या पकड़ में आया है नेपाल के पॉलिटिशियन के खिलाफ, सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इस घटना को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि नेपाल के पॉलिटिक्स में यह जो तूफान लाया गया है, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं लाई, कोई विपक्षी पार्टी नहीं लाई, किसी सत्तारूढ़ पार्टी नहीं लाया। यह भूचाल आया है आम लोगों की पुलिस कंप्लेंट्स की वजह से। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने नेपाल की जो कंप्लेंट की गई है आम नेपालियों द्वारा, उसकी वजह से, और बेहद शर्मनाक घटना है यह नेपाल के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देखा जा रहा है इसे। लोगों की जिंदगियों को खरीदा और बेचा जा रहा था। नेपाल में पूरी बात समझने के लिए इतिहास में जाना होगा, 80 के दशक में जाना होगा। 19 और 18 के दशक में 1980 में भूटान में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। वहां एक अलग ही तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया ऐसे भूटानी लोगों के खिलाफ जो सालों से रह रहे तो भूटान में थे, लेकिन उनका ओरिजिन नेपाल का था। नेपलिस ओरिजिन वाले लोग जो भूटान के अंदर रह रहे थे, उनके ऊपर बड़ा वार किया था उस वक्त भूटान सरकार ने। वहां के राजाओं ने, भूटान के आकाओं ने कहा था जो भी नेपाली ओरिजिन के भूटानी लोग हैं, उन्हें भूटान के कल्चर को, भूटान के रिलीजन को मानना ही होगा, और उन्हें इवन कपड़े भी और ड्रेसेस भी एकदम भूटान के लोगों के तहत ही पहनना होगा। इस बात से तिल मिलाए उस वक्त वहाँ के नेपाली ओरिजिन के लोग रह रहे थे जो भूटान में, उन्होंने देश छोड़ दिया, उन्हें देश से भगा दिया गया भूटान से, और वो रिफ्यूजी बन गए। जब वो रिफ्यूजी बने तो वो वापस अपने ओरिजिन की ओर बढ़े, नेपाल के लिए आगे बढ़े, लेकिन नेपाल ने उन्हें लेने से लगभग इनकार कर ही दिया था। उस दौरान इन लोगों के बीच में कई दफे बातचीत हुई, 15 राउंड की टॉक्स हुई, पॉलिटिकल टॉक्स, डिप्लोमेट्री टॉक्स के इन रिफ्यूजी को भूटान वापस से ले, लेकिन भूटान ने सीधे मना कर दिया, और नेपाल इस स्थिति में नहीं था कि वो इन रिफ्यूजी को अपने यहाँ रख सके, उन्हें शेल्टर दे सके। ऐसी स्थिति में ये दोनों देश नेपाल और भूटान भारत के पास में आए थे, और उस वक्त 1989 का दौर चल रहा था और राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी खासा बौखलाए हुए थे नेपाल के ऊपर में, क्योंकि नेपाल ने लगातार चीन से हथियार खरीदना जारी रखा था, जिससे गुस्सा हो गए थे राजीव गांधी, और वो चाहते थे कि नेपाल के ऊपर में सैंक्शन लगा दिया जाए। और उस वक्त नेपाल के ऊपर में सारा इकोनॉमिकल सैंक्शन चल रहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया राजीव गांधी जी ने कि हम तुम लोगों की बात में मध्यस्थता नहीं करेंगे, कि तुम्हारे विवाद में भारत मध्यस्थता नहीं करेगा। जो करना है नेपाल भूटान आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा सुलझा ले, उसे खुद और भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद ये दोनों देश नेपाल और भूटान इन रिफ्यूजी को कहाँ रखें, इस बात को लेकर यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुंचे। जब जाकर 7 कंट्रीज ने यह कहा कि ठीक है, आप इन रिफ्यूजी को नेपाल में नहीं रखना चाहते, नेपाल नहीं रख सकता, नेपाल इनका खर्चा बेहद नहीं कर सकता, इन्हें हमारे पास भेज दीजिए। इन्हें एक रिफ्यूजी आईडी कार्ड देकर कौन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने ये इन्विटेशन दिया? USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद लगभग 1,13,307 लगभग जो ऐसे भूटानी थे नेपाली ओरिजिन के, जिन्हें भूटान से भगा दिया गया था, वो नेपाल से उठकर के इन 7 कंट्री में चले गए। इन 7 कंट्रियों में शरण दी इन रिफ्यूजी को। अब नेपाल में 429 ऐसे इंडिविजुअल की निशानदेही कर ली गई जो बच गए थे। यह पूरा प्रोसेस जो था ट्रांसफर करने का इन रिफ्यूजी को धीरे धीरे चला और 2019 में खत्म हुआ था। जब 2019 में यह प्रो ट्रांसफर खत्म हुआ, उस वक्त 429 लोग बच गए हैं। ऐसा KP ओली की जब सरकार थी नेपाल की, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ के, उन्होंने कहा कि 429 लोग और बच गए हैं जिन्हें अभी थर्ड कंट्री से सेटल कराना बाकी बचा है। तो इसके लिए इनको रिफ्यूजी आईडी कार्ड देकर के इन कंट्रीज में भेजा जाएगा, खासकर अमेरिका। अब यहाँ पर सुनिएगा बात। अभी जो पकड़ाया है अभियुक्त इस पूरे कांड का KP ओली जेकी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल सरकार में उस वक्त के 2019 के दौर के, उनके होम मिनिस्टर को पकड़ा
गया है। साथ में उनके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ा गया है। उस दौर के पूर्व उप प्रधानमंत्री को भी पकड़ा गया है। केपी ओली सरकार की बहादुर राय अम्माजी नाम है इनका। अब बहादुर राय अम्माजी हैं वो फरार हो गए हैं, लेकिन अब उनके बेटे को पकड़ लिया गया है। उस वक्त के होम मिनिस्टर को, उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया गया है। सबसे बड़ी बात इस समय यह खबर आ रही है कि आज की तारीख में जो नेपाल कांग्रेस के लीडर हैं बालकृष्ण कांड, उन्हें भी पकड़ लिया है। वो भी उस वक्त पुराने टाइम में होम मिनिस्टर थे, उन्हें पकड़ लिया गया है। पक्ष के भी नेता गए हैं, विपक्ष के नेता भी गए हैं और बहुत बड़े लेवल पे पकड़े गए हैं लोग। और यह बड़े बड़े इंश्योर्स लोग हैं जो एकदम सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट संपर्क में रहते थे। जब यह लोग पकड़े गए हैं तो अभी के प्राइम मिनिस्टर पर भी आंख आ रही है, अभी भी आ रही है। जो देहल, जो प्रचंड नाम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी नेपाल में, उनके ऊपर भी आंच आ रही है। सारे लोग पकड़े गए हैं और जब इन मुद्दों पर, इन रिफ्यूजी कैंप पर जब कन्विक्शन तय हो गया, जब एलिगेशन प्रूफ हो गया, आरोप जब सत्यापित हो गया, जब सजा जब दी जाने लगी, तो उस वक्त इस बात को लेकर जब सदन में पहुंचे, कौन पहुंचे? एक इम्पोर्टेंट शख्स जिनका नाम है अमरेश कुमार सिंह। यह निर्दलीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं नेपाल के। यह वहां पहुंचे, उन्होंने इस मुद्दों को उठाया चाहा पार्लियामेंट में। क्यों इनके इस मुद्दों को दबाया जा रहा है, जनता से जुड़े इस मुद्दों को दबाया जा रहा है। स्कैम जो हुआ है 429 लोगों को भेजने का, अभी भी ये 429 लोगों के स्कैम के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पर जब इस बात को उठा रहे थे यह जो निर्दलीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नेपाल के अमरेश कुमार सिंह, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा था, तो उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए, वहां पर शर्ट उतार दी, ड्रेस उतार दी, सब कुछ उतार दिया, बीच सदन में नंगा करके खड़ा कर दिया। उन्होंने पूरी नेपाली सरकार को, उन्होंने पूरी नेपाली पॉलिटिक्स को, उन्होंने चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्या क्या था वो स्कैंडम। 429 लोग जो बचे हुए थे, जिनका नाम बताया जा रहा है था केपी ओली सरकार में, उस वक्त नेपाल में उस लिस्ट को इनफ्लेट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उनके नंबर को बढ़ा दिया गया। सबसे बड़ी बात, उनमें उन लोगों को भी ले लिया गया जो जाना चाहते हैं फॉरेन। आम नागरिक को भी, भूटानी लोग नहीं थे, वे नेपाली ओरिजिन के भूटानी लोग नहीं, वो आम लोग थे और ओरिजिन में लोग थे। रिफ्यूजी जिन्हें जाने की जरूरत थी, जिनके लिए वहां सीट बनाई गई थी, रिफ्यूजी आईडी कार्ड जिनके लिए जारी किया गया था, उन्हें दबा दिया गया, कुचल दिया गया। और आम लोगों से जो नेपाली लोग थे, उन्हें भविष्य का सपना दिखा करके तुम आओ फॉरेन में रहोगे, इतनी सुविधाएं मिलेंगी, उनसे 10 लाख से 50 लाख रुपए तक, जीवन 1-1 करोड़ रुपए लिए गए कि उन्होंने फॉरेन भेज दिया जाएगा रिफ्यूजी आईडी कार्ड दे करके। तो यह बहुत बड़ा स्कैम वहां पर चला था, जिसकी सब इन्वॉल्व थे, सबने पैसे खाए, सबके जितने भी अकाउंट थे उनसे डिटेल जो मिली, उनसे जो पता चला कि करप्शन सबने किया है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गया है, एक पॉलिटिकल इमरजेंसी डेवलप हो गई है और अब यह जो बात है वो प्रेजेंट तक पहुंच चुकी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर तक लगातार भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। अब तो स्थिति यह है कि कभी भी वहां पर अभी करंट सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि वहां पर जो सरकार है उनसे जो प्रोसेस कर रहे थे इस बार वो लेकर के कि क्या हुआ, जब सपने दिखाए गए कुछ लोगों को, आम लोगों को जो कि थे रिफ्यूजी, उन्हें पैसा लेकर के फॉरेन भेजने की जब बात कही तो कई ऐसे लोगों को भेज सकते हैं में फेल हो गए, अथॉरिटीज फेल हो गया, तो करप्ट सिस्टम बनाया गया था पॉलिटिकल का जो और गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो सिस्टम फेल हो गया, जो उन्होंने पैसा खाया हुआ था, जो पैसा वापस नहीं किया गया, उनको भेजने में अनसक्सेसफुल रहे। ऐसे लोगों ने कंप्लेंट कर दिया एंटी करप्शन ब्यूरो में और हर जगह प्रोसेस भी किया, तो उन्हें उस प्रोटेक्शन को देशद्रोही बोलकर उन पर केसेस थोपे गए, उनके ऊपर जुल्म ढाया गया और कुल मिलाकर आज की तारीख में पूरा पॉलिटिकल सिस्टम नेपाल का जो है उसके शिकंजे में आ चुका है और भी कई बड़े नाम सामने आने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रचंड भी इसमें इन्वॉल्व हो। जिस तरह से पैसे का फ्लो दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली सब तक पैसा पहुंचा होगा, पक्ष के पास भी विपक्ष के पास भी, सत्तारूढ़ पार्टी में भी और उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में भी जिन्होंने यह सारे काम करवाए गए, नाम जोड़ने नाम हटाने से सब पकड़े गए हैं। जल्द आप देखेंगे कि नेपाल में क्राइसिस अपने चरम तक पहुंच जाएगा और हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए। अब आने वाले टाइम में क्या होता है, जैसे ही खबर आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इसे शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।